हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से यूनिट फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में। अब जब ये वर्ड माइंड में आता है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो माइंड में दो इमेज क्लियर होनी चाहिए। पहला कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, दूसरा सेल की बात हो रही है। अब देखो, ये सारी बातें डिस्कस करने से पहले, सेक्शन 4 के इन डेप्थ जाने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के एसेंशियल एलिमेंट में कुछ एक्सेप्शन अवेलेबल होंगे जो आपके मॉड्यूल में क्लियरली प्रिंट नहीं है। बहुत इन डेप्थ पढ़ने के बाद कुछ एग्जांपल जो एप्लीकेशन बेस्ड हैं उनको पढ़ने के बाद आपको मिलेंगे। सो दैट आज की इस वीडियो में वो पॉइंट भी डिस्कस करूंगा जहां से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इस टॉपिक से बन सकती है। बिकॉज आप सबको पता है कि जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है तो आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं अटकती है। बट फिकर नॉट, अभी जब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे तो आपकी जो क्लैरिटी है इस टॉपिक को लेकर वो बहुत ज़्यादा होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में। देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात होगी तो दो टॉपिक निकल के आते हैं। पहला है सेल, दूसरा एग्रीमेंट टू सेल। अभी सेल की बात होगी तो बट ऑब्वियस है कि ये बात हो रही है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आपको एक अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कहां से रिलेट करेगा। तो समझना, सेल मतलब एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी नहीं। सेल का मतलब होगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जो पास्ट में परफॉर्म हो चुका है। और जब बात आएगी एग्रीमेंट टू सेल की, दैट मीन्स एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर में परफॉर्म होना है। तो सर, सेल की बात आएगी तो आपका एग्जीक्यूटेड बन रहा है, और जब एग्रीमेंट टू सेल की बात आएगी एग्जीक्यूटिव बन रहा है। एक पॉइंट और, सेल की बात होगी तो हम कहीं ना कहीं बात करेंगे एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट की। अगर आपको नहीं पता तो ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाया था। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर प्रॉमिसर अपनी प्रॉमिस को परफॉर्म करता है विदाउट एनी कंडीशन, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है लाइक कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, या आप कह लीजिए विथ कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट या फिर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सर, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो एग्रीमेंट टू सेल को अप्रोच करेंगे। मतलब साफ है, एग्रीमेंट टू सेल तब होती है जब कोई पर्सन कोई कंडीशन रखता है कि भाई अभी प्रोडक्शन नहीं हुआ बट आप इतने पैसे दे दो, मैं आपको प्रोडक्शन करके इस टाइम पर ये प्रोडक्ट की डिलीवरी करूंगा। तो कुछ एक पॉइंट डिस्कस करने हैं, उनसे रिलेटेड एक्सेप्शन भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 4 की, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में सबसेक्शन 1, 2, 3, 4 जो भी पॉइंट्स आप देख रहे हो इनमें कुछ पॉइंट माइनॉरिटी में लिखे होंगे, अंडरलाइन करूंगा, साथ में कॉपी पेन निकालो, शुरू करो। सबसे पहली बात है सेक्शन 4 सब सेक्शन 1, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। देखो, हमेशा बात होगी मूवेबल प्रॉपर्टी की, यहाँ पे मेंशन कर लीजिए मूवेबल प्रॉपर्टी की बात होगी। ठीक है जी, ओके। A contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfer or agree to transfer। ट्रांसफर की बात आएगी तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा सर? एग्जीक्यूटेड बनेगा। एग्री टू ट्रांसफर की बात आएगी तो एग्जीक्यूटरी बनेगा। क्या है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट? जहां दोनों ही पार्टी अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर दें। एग्जीक्यूटरी जहां पर फ्यूचर ऑब्लिगेशंस होंगी। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। प्राइस वर्ड जो आएगा ये बात करता है कंसिडरेशन के लिए। तो कंसिडरेशन मस्ट मीन मॉनेटरी टर्म्स या मनी टर्म्स, नॉट इन काइंड। ये एक एसेंशियल एलिमेंट है। अब देखो, यहाँ पे दो बातें निकल के आती है। सबसे पहली बात है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करेंगे तो यहाँ पर दो पार्टीज का होना कंपलसरी है। पहली पार्टी कौन? बायर। दूसरी पार्टी कौन? सेलर। मतलब सेलर खुद को कुछ नहीं बेच सकता, ठीक वैसे बायर खुद से कुछ खरीद नहीं सकता। बट सर, इसका एक एक्सेप्शन बताता हूँ। मान लो मेरी खुद की प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने सीज कर ली और वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के थ्रू ऑक्शन की जा रही है। नोट डाउन कर लीजिएगा, एटलीस्ट टू पार्टी में यहाँ पे एक्सेप्शन वर्ड लिख लीजिए। ठीक है जी। और मैंने क्या बोला? ऑक्शन सेल सेल्फ ऑब्लिगेटेड प्रॉपर्टी, हमारी ही प्रॉपर्टी है, लेकिन वो क्या हो गया, उसका लाइक वो प्रॉपर्टी पहले गवर्नमेंट ने सीज करने के बाद उसकी ऑक्शन की जा रही है। तो वहाँ पर हम चाहें तो अपनी ही प्रॉपर्टी को वापस से खरीद सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बायर बाय हिमसेल्फ, बायर खुद ही से खुद की प्रॉपर्टी खरीद रहा है। ये एक एक्सेप्शन अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 की बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या? जहाँ पर प्रॉमिसर अपनी प्रॉमिस को परफॉर्म करेगा विदाउट एनी कंडीशन। और कंडीशनल मतलब साफ है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है या तो वो एब्सोल्यूट होगा या फिर कंडीशनल होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कितने टर्म? 2। पहला है सेल, दूसरा एग्रीमेंट टू सेल। मतलब एब्सोल्यूट में क्या आएगा? सेल आएगा। कंडीशनल में क्या आएगा? एग्रीमेंट टू सेल आएगा। बात समझ आ रही है? एग्रीमेंट टू सेल कंडीशन पे डिपेंड करेगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 देखो,
आपके मॉड्यूल में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 बड़ा अच्छे से लिखा गया। ऐसे लिखने से कभी भी याद नहीं होता। तो मैंने क्या किया है, आप देखो, जब मेरी आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से वीडियो अगर देखते आ रहे हो तो आपको एक बात की क्लैरिटी है कि मैं सेक्शन को यहाँ नोट कर रहा हूँ, उसके टर्म्स को यहाँ नोट कर रहा हूँ। वो सिर्फ फ़ायदा क्या है, इससे आपके माइंड में ना इमेज क्लियर होगी। सेक्शन बाद में लिखा है, मिड में लिखा है, पहले लिखा है, क्लैरिटी नहीं है। तो कोशिश करो जब भी सेक्शन रीड का, आप हमेशा कहते हो ना सर सेक्शन याद नहीं होते, ऐसे करो, हमेशा याद रहेंगे। तो आते हैं अगले पॉइंट पर, सेक्शन 4 सबसेक्शन 3, वेयर प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर। जब भी प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर करेंगे सेलर टू बायर को, तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो साफ शब्दों में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। कब, जब प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स सेलर बायर को ट्रांसफर कर देगा। अब अगले पॉइंट की बात कर लो, वेयर प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर एट फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। या तो फ्यूचर टाइम पे डिपेंड कर रहा है या फिर किसी कंडीशन के फुलफिल होने पे डिपेंड करेगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट टू सेल। आई होप ये अच्छे से क्लियर होगा आपको। अब बात करते हैं सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 की। एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल व्हेन द टाइम इलैप्स। एग्रीमेंट लाइक एग्रीमेंट टू सेल है, वो सेल में कब कन्वर्ट हो जाता है, जब या तो टाइम इलैप्स कोई कर जाता है या फिर जो कंडीशन रखी गई है वो फुलफिल हो जाए। मतलब सेल एग्रीमेंट टू सेल नहीं बन सकती, बट एग्रीमेंट टू सेल सेल बन सकती है। चलिए अगले पॉइंट की बात कर लेंगे, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखो इस पूरे पॉइंट में एक वर्ड बड़ा ही क्लियर होना चाहिए माइंड में, वो है कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, लाइक फ्री कंसेंट होना चाहिए, पार्टीज में कैपेसिटी होनी चाहिए, वैलिड एग्रीमेंट कॉमर्शियल नेचर का होना चाहिए। जो एसेंशियल एलिमेंट थे कॉन्ट्रैक्ट की, कंसिडरेशन हो, फ्री कंसेंट हो, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो, ये सारे इसमें इंक्लूड होने चाहिए। उसके अलावा क्या क्या है वो चेक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज। 2 लोगों का होना जरूरी। कौन है ये 2 लोग, सर ये 2 लोग हैं आपके बायर और सेलर। दूसरा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी गुड्स। सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट गुड्स होना चाहिए, कवरिंग ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैं भी आपको डिस्कस कर रहा था, गुड्स मूवेबल नेचर का होना चाहिए। थर्ड आता है कंसिडरेशन इन मनी टर्म्स नॉट इन काइंड। ऐसा नहीं हो कि कुछ भी चलेगा, शुड बी पेड और प्रॉमिस्ड। पेड किस में, सेल में, प्रॉमिस्ड किस में, एग्रीमेंट टू सेल में। ठीक है जी। कई बार बच्चा इसमें कंफ्यूज था, सर सेल SALE और SELL में क्या डिफरेंस है। बहुत बेसिक है, सारी बातें डिपेंड करेगी इनके मेन टर्म पे, जो एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी हो रहा है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स मस्ट बी टेक प्लेस। गुड्स जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र होनी चाहिए। इसका ये मतलब है, लिख लो कॉपी में कहीं, पोजेशन डजंट मैटर ऑफ ट्रांसफ़र। पोजेशन नहीं हो, जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े विलास पे, बड़े बड़े फ्लैट्स पे लिखा होता है पोजेशंस अवेलेबल फ्रॉम दिस डेट, 1 सितंबर या कुछ भी डेट लिखिए। तो पोजेशन को कभी भी हम ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल नहीं बोलेंगे, वहाँ पे पोजेशन ट्रांसफ़र की जा रही, गुड्स का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी अब्सोल्यूट, अभी डिस्कस कर चुके हैं, और कंडीशनल। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल। तो ये तो सारे पॉइंट हैं। अब एक काम की बात करता हूँ, देखो आपको अपना मॉड्यूल पिक करना है साथ में, और फिर डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। चलिए मॉड्यूल ले लिया आपने, तो मॉड्यूल में सबसे पहले जब डिफरेंस चेक करना सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में, और आपकी निगाह जाएगी पॉइंट नंबर 6 नेचर ऑफ राइट्स पर। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, इस टॉपिक को कहते हैं यार डिफरेंस है, 7 में से 6 याद कर लेते हैं, इसको छोड़ ही देते हैं। यार देखो आप बिजनेस लॉ का पेपर लिखने जा रहे हो, साथ के साथ आप CA फाउंडेशन लेवल में पेपर लिख रहे हो, ना कि किसी ग्रेजुएशन एग्जाम में। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो लॉ का वर्ड होगा वो लिखना तो मतलब बनता है यार। अगर वो नहीं लिख रहे हो तो सिर्फ नालायकी कर रहे हो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मैं बताऊंगा अभी आपको एक बार में याद हो जाएगा इसका मतलब क्या, रिलेटेबल टर्म में बताऊंगा, सो दैट आपके माइंड में स्टक कर जाए। तो देखो हमेशा कह रहा हूँ डिफरेंस लिखना है, 3 कॉलम बनाओ, पहला कॉलम बेसिस और डिफरेंस का, बाकी 2 जिनमें डिफरेंस करने। चलो फटाफट से समझते हैं। मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, आपकी बुक में ऑलरेडी बड़ी अच्छी लाइनें लिखी गई हैं, पढ़ना वहां से, बट लिखना ऐसे। जब एग्जामिनेशन में जाना तो एक पूरा स्टेटमेंट बनाना, वर्ड दिमाग में रहेगा, सिर्फ स्टेटमेंट बना देना। तो पहला पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ऑब्वियस सी बात है, सेल में इमीडिएटली ट्रांसफर होगा। एग्रीमेंट टू सेल में 2 पॉइंट है, या तो फ्यूचर डेट पे डिपेंड करेगा या फिर किसी कंडीशन के फुलफिल होने पे। अब इसी के अकॉर्डिंग हम नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, इमीडिएट है मतलब एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, जहां दोनों ही पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को
परफॉर्म करती हैं। अब ये फ्यूचर में परफॉर्मेंस है तो कैसा नेचर हुआ, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा रेमेडीज फॉर ब्रीच। देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो ब्रीच के रेमेडीज क्या है, तो रेमेडीज पहला है स्यू फॉर प्राइस। यार यहाँ पे सेलर ने पूरा स्टॉक उठा के आपको दे दिया, पूरा गुड्स आपको दे दिया, मतलब पूरी कीमत के लिए वो एलिजिबल है, तो पूरी कीमत के लिए, पूरे प्राइस के लिए आप पे क्लेम करेगा। क्लियर। और यहाँ पे क्या हुआ है, अभी आपने लाइक जो सेलर उसने ना ही पूरी प्रॉपर्टी दी है, ना आपने उसे पूरा प्राइस दिया है, सारा फ्यूचर डेट पे डिपेंडेंट है या किसी कंडीशन के पूरा होने पे। तो सेलर को आपकी परफॉर्मेंस के परफॉर्म ना करने से या फिर आपको आपकी ऑब्लिगेशन परफॉर्म ना करने से जो लॉस हुआ है उसके लिए क्या करने वाला है, डैमेज क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टी। बायर की लायबिलिटी है अगर गुड्स का डिस्ट्रक्शन होता है। क्यों सर ऐसा, बिकॉज हमेशा ध्यान रखो रिस्क फॉलो ओनरशिप। मान लो अगर ये कैमरा टूटा तो लायबिलिटी किसकी, ऑब्वियस ही बात है मेरी। क्यों, ओनरशिप मेरी यहाँ पे। अच्छा आपका फ़ोन टूटा तो मेरी लायबिलिटी होगी, नहीं होगी, ओनरशिप आपकी है। अगला पॉइंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, लायबिलिटी ऑफ द सेलर। तो लायबिलिटी ऑफ द सेलर क्यों सर, बिकॉज यहाँ पर अभी सेलर की पूरी लायबिलिटी, उसने सारा स्टॉक या गुड्स डिलीवर किया ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बर्डन ऑफ रिस्क। ऑब्वियस सी बात है बायर का होगा क्योंकि ओनरशिप फॉलो कर रहा है। यहाँ आता है सेलर का होगा। आप वाले पॉइंट पर आते हैं, उससे पहले ये कर लेते हैं राइट्स ऑफ रीसेल। देखो सेलर कैन नॉट रीसेल। क्यों भाई, क्योंकि बेच चुका है ना, अभी ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो ये दोबारा कहाँ से बेचेगा। और यहाँ बात करें तो सेलर ने पूरा स्टॉक सेल ही नहीं किया है, फ्यूचर डेट पे डिपेंडेंट कर रहा है, तो इसके पास पूरे राइट्स हैं, अगर ये चाहे तो ये सेल आउट कर सकता है। अब आते हैं आपके पॉइंट पर, नेचर ऑफ राइट्स। क्रिएट जस्ट इन रेम, इसका मतलब समझना, राइट्स लिख लो ब्रैकेट में, राइट्स अगेंस्ट अ थिंग। अब ये थिंग का मतलब यहाँ पर क्या है सर, ये थिंग का मतलब यहाँ पे गुड्स है एट लार्ज। मतलब समझना, नेचर ऑफ राइट्स की हम बात कर रहे हैं तो जो यहाँ पर सेल में जो राइट्स होंगे हमारे, वो उस गुड्स पर एट लार्ज होंगे। मतलब बायर ने कोई चीज़ खरीदी है तो बायर का राइट्स सेलर पर ना होके किस पर होगा, गुड्स पर होगा। लाइन क्लियर। क्यों सर, सेलर से मतलब ही ना, उसने बेच दिया, बात खत्म। एग्जाम्पल, आपने अगर डेयरी मिल्क सिल्क किसी शॉप से परचेज करी, इन दिस टर्म, अगर आपने इस टर्म में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के थ्रू कहीं से डेयरी मिल्क का डिब्बा, पूरा डिब्बा खरीद लिया, पूरा कार्टून खरीद लिया, तो इस कंडीशन पे क्या आप सेलर पर क्लेम करने जाओगे, बहुत सी ऑब्वियस सी बात है, नहीं। आप क्या करोगे, आपका पूरा राइट्स किसके अगेंस्ट में है, उस गुड्स के अगेंस्ट में। चलो अब जरा इनकी बात करते हैं। क्रिएट जस्ट इन पर्सोनम, ऐसे ध्यान रखना, रेम का मतलब यहां पर है थिंग्स रिलेटेड, पर्सोनम का मतलब पर्सन, पहला वर्ड निकाल लो, एम छोड़ दो। पर्सन क्या मतलब हो सर, राइट्स अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, लिख लीजिए, राइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन। मतलब जो सेलर जो एग्रीमेंट टू सेल में आया है या फिर बायर जो एग्रीमेंट टू सेल में आया है, तो सेलर के राइट्स बायर के अगेंस्ट में, बायर के राइट्स सेलर के अगेंस्ट में। आई होप ये क्लियर है। मतलब राइट्स लाइक हम बात करेंगे जस्ट इन रेम के बारे में, तो जस्ट इन रेम का मतलब राइट्स अगेंस्ट थिंग एट लार्ज। जस्ट इन पर्सनम का मतलब पर्सन, राइट्स अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हैं। अब आपका काम स्टार्ट होता है। देखो आज सुबह की आपने 2 क्लासें ऑलरेडी कर ली होंगी, ये तीसरी क्लास है आप लोग की। यही चीज़ हमें कंटिन्यू करनी, भले एग्जाम आपका डिले कर जाए फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास 3 महीने का टाइम है तो मिल के जो 3 टाइम्स रिवीजन बार बोलते हैं ना, चलो करके दिखाते हैं कैसे करते हैं 3 बार रिवीजन। तो सबसे पहला काम क्या है, ये आपने पढ़ लिया, कोई पॉइंट में डाउट है वापस से वीडियो कवर करो, टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर अपना मॉड्यूल पिक करना और एक पॉइंट जो मैंने यहाँ से बताए हैं उनको मॉड्यूल से पढ़ना और अपनी नोट्स, सेल्फ नोट्स ज़रूर बताना। चलो मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द आपकी नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।